नमस्कार दोस्तों, कल हमने समय लेखनम टॉपिक समाप्त किया था और आज लेकर आए हम संधि प्रकरण। वैसे आपको पता है कि आपके 10वीं कक्षा में व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के 8 ही टॉपिक है और एक एक करके सारे टॉपिकों को हम समाप्त करवाएंगे। तो संधि प्रकरण लेके आए तो सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए कि संधि कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, इसमें कौन सा प्रत्यय हैं, इसमें कौन सा उपसर्ग हैं और इसमें कौन सी धातु है। उसके बाद ही हम संधि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे संधि शब्द हैं, संधि ही तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, संधि संधि ही शब्दस्य व्युत्पत्ति संधि ही शब्दस्य व्युत्पत्ति, अर्थात संधि शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से या कौन से प्रत्यय से, कौन सी धातु से, कौन सी उपसर्ग से मिलकर बनाए। तो संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति। तो इसमें देखिए आप, संधि में सम उपसर्ग हैं प्लस दूधांग धातु है, दूधांग इसका भी लोप करके इसमें दा शेष रहता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें की प्रत्यय हैं, अर्थात सम क्या है, सम तो है इसमें उपसर्ग और दूधांग है इसमें धातु और प्रत्यय कौन सा है, की प्रत्यय है इसमें, की प्रत्यय। इन शब्दों से मिलकर इस संधि शब्द का निर्माण हुआ है। संधि शब्द है ये संधि ही, इसका सम उपसर्ग दूधांग धातु और की प्रत्यय से मिलकर संधि शब्द का निर्माण हुआ है। और दोस्तों, की प्रत्यय होने के कारण ही संधि शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है। संधि शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है। इसमें की प्रत्यय आने के कारण संधि शब्द पुल्लिंग है। तो संधि शब्द क्या है, पुल्लिंग है संधि शब्द। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ रहे हैं। जैसे संधि शब्द की परिभाषा, ये उत्पत्ति पढ़ ली अपने। संधि शब्द की उत्पत्ति है तो संधि ही शब्दस्य परिभाषा। संधि शब्द की परिभाषा क्या है, तो संधि शब्द की परिभाषा है वर्ण संधानाम इति संधि। वर्ण संधानाम इति संधि, वर्ण संधानाम इति संधि, अर्थात दो वर्णों का मेल। वर्ण यानी कि वर्ण, संधानम संधि, दो वर्णों का मेल ही क्या है, संधि है। तो दोस्तों, संधि की दो परिभाषा है। ये तो है अपन के NCERT के अनुसार, जो पाठ्यक्रम के अनुसार। वैसे ही पाणिनि जी के अनुसार हैं, भगवान पाणिनि जी के अनुसार संधि की परिभाषा है। इन्होंने क्या दिया है कि पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता यानी कि अर्थात पर यानी कि पास में, निकट में, यानी कि दो वर्ण जो परस्पर आपस में निकट हो, वही क्या है, संधि। क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन परिभाषाएं दो प्रकार से दे रखी है। एक तो वर्ण संधानाम इति संधि। वैसे पर सन्निकर्ष संहिता, संहिता का अर्थ क्या होता है, संधि ही होता है संहिता का अर्थ। इस प्रकार से ये दो परिभाषाएं। तो पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले
कि संधि शब्द सम उपसर्ग दूधांग धातु और की प्रत्यय से मिलकर संधि शब्द का निर्माण हुआ है और उसमें की प्रत्यय आने के कारण संधि शब्द पुल्लिंग है। और इसमें संधि शब्द से परिभाषा, संधि शब्द की परिभाषा है वर्ण संधा नाम इति संधि, यानी कि दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और भगवान पाणिनि ने भी परिभाषा दी है परसनि कर्षः संहिता, अर्थात परस्पर निकटस्थ, यानी कि जो निकट दो वर्ण हो, एक वर्ण इधर का एक वर्ण इधर का, दोनों वर्ण जो निकट होकर मिल जाए वही क्या है, संधि कहलाती है। तो इसे आगे चलते हैं अब अपन। संधि होती कितने प्रकार की है? बहुत से तो बोलते हैं कि संधि 5 प्रकार की होती है और कुछ बोलते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। वो जो बोलते हैं वो सही है, क्योंकि इसमें अलग अलग किताबों का अलग अलग मत हैं। जैसे भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने किताब लिखी है सिद्धांत कौमुदी। कौन सी किताब लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने? सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित ने किताब लिखी है सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोजी दीक्षित ने संधि के, यानी कि संधि के 5 प्रकार माने या बताए गए हैं। 5 प्रकार बताए। संधि के कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए हैं। संधि के 5 प्रकार किसने बताए? भट्टोजी दीक्षित ने। इसकी किताब है सिद्धांत कौमुदी। तो 5 प्रकार कौन कौन से बताए भट्टोजी दीक्षित ने? 5 प्रकार हैं, जैसे कि मान लो पहले है अच संधि, जिसे हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। अच संधि जिसे हम स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरी संधि आती है प्रकृतिभाव संधि, प्रकृतिभाव संधि। तीसरी आती है हल संधि, जिसे अपन व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। फिर चौथी आती है विसर्ग संधि, और 5वीं आती है स्वादि संधि। 5वीं कौन सी है? स्वादि संधि। तो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार की संधि मानी है, जो अच जिसे स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं, प्रकृतिभाव संधि, हल संधि को व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं, और चौथी है विसर्ग संधि, 5वीं है स्वादि संधि। अब वरदराज आचार्य जो लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या कहते हैं कि संधि 3 प्रकार की है। किसके अनुसार? वरदराज आचार्य। वरदराज आचार्य, वरदराज आचार्य ने संधि के कितने प्रकार बताए? किसमें? लघु सिद्धांत कौमुदी में। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज आचार्य ने संधि के 3 प्रकार बताए हैं। संधि के कितने प्रकार बताए हैं? संधि के 3 प्रकार बताए हैं। संधि के 3 प्रकार किसने बताए हैं? वरदराज आचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 प्रकार बताए हैं। तो अब वो 3 कौन से रहेंगे? क्योंकि भट्टोजी दीक्षित जी ने तो कितने बताए? 5 प्रकार बताए। तो इन्होंने क्या किया कि अच संधि में इस प्रकृतिभाव को मिलाकर एक संधि कर दी, क्योंकि प्रकृतिभाव संधि को अच संधि में मिला दिया। किसने? वरदराज आचार्य जी ने। ठीक है। हल संधि, ये हल संधि यहाँ की यहाँ रह गई। विसर्ग संधि में इन्होंने क्या किया कि स्वादि संधि को विसर्ग संधि में मिला दिया।
तो ये कितने प्रकार की मानी इन्होंने? 3 प्रकार की, यानी कि अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। किसने? वरदराज आचार्य जी ने। लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकार की संधियां होती हैं और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में 5 प्रकार की संधियां बताई है, जो अच संधि है, प्रकृतिभाव संधि है, हल संधि है, विसर्ग संधि है, स्वादि संधि है। और वरदराज आचार्य जी ने क्या किया कि अच संधि में तो प्रकृतिभाव संधि को मिलाकर दोनों को क्या कर दिया? ये एक ही कर दिया। ठीक है। हल संधि यहाँ की है ये। और इसके बाद विसर्ग संधि में स्वादि संधि को भी विसर्ग संधि में मिला दिया। इस प्रकार से 3 प्रकार की संधियाँ वरदराज आचार्य जी के अनुसार बताई गई है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में है। और हम इसी को अधिक प्रमाणित मानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ते हैं। इस प्रकार हमारे पाठ्य पुस्तक में ये 3 प्रकार की संधियाँ हैं, इनको पढ़ेंगे अपना विस्तार से। उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली संधि कौन सी है? अच संधि। कौन सी है? अच संधि। अच संधि को आप स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। अच संधि को आप स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं, या स्वर संधि भी बोल सकते हैं। तो अच संधि। अब दोस्तों, अच संधि वैसे 8 प्रकार की मानी गई है। अच संधि 8 प्रकार की मानी गई है। ये एक ही संधि है अच संधि, जो प्रकार है इसमें 8। बाकी हल संधि में कोई प्रकार नहीं है और विसर्ग संधि में भी कोई प्रकार नहीं होते। सिर्फ इनके भेद कर सकते हैं या प्रकार कर सकते हैं। तो अच संधि में 8 भेद प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह? जैसे मान लो पहली है यण संधि, दूसरी अयादि संधि, दीर्घ संधि, वर्धी, गुण। तो यण हो गई, अयादि हो गई, दीर्घ हो गई, वर्धी हो गई, गुण हो गई। इसके बाद है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। सातवीं है पर रूप संधि और लास्ट की है प्रकृतिभाव संधि। ये 8 प्रकार की संधियां हैं। जो अच संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती हैं। अब कक्षा 10वीं में इन 8 में से केवल 5 ही प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपके गुण संधि भी नहीं है, आपके प्रकृतिभाव संधि भी नहीं है और आपके दीर्घ संधि भी नहीं है। केवल आपके सिलेबस में, कक्षा 10वीं के सिलेबस में यण संधि है, अयादि संधि है, वर्धी संधि है, गुण संधि है, सॉरी पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है। केवल आपके सिलेबस में यही संधि है, यण, अयादि, वर्धी, पूर्व रूप, पर रूप। केवल 5 ही प्रकार हैं आपके और 5 ही प्रकार को पढ़ेंगे हम। तो संधि, अच संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अच या स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं? यण, अयादि, दीर्घ, वर्धी, गुण, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृतिभाव संधि। इस प्रकार से अच संधि के 8 प्रकार होते हैं। अब अच संधि, अच का मतलब क्या होता है? स्वर। स्वर आप सब जानते हो। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल छोटी है कि दो स्वरों का मिलन, यानी कि 2 स्वरों का मिलन ही क्या है? स्वर संधि है। नाम से ही पता चल रहा है अच या स्वर। स्वर इधर भी स्वर होगा, यानी पर रूप में भी स्वर होगा, पूर्व रूप में भी स्वर होगा, तभी एक कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि। जैसे मान लो इधर विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर क्या है? आ, और यहाँ पर भी क्या है? आ। तो दोनों आ मिलकर एक आ बन गया। तो क्या है? दोनों स्वर हैं। जैसे इधर दूसरा उदाहरण देखो, महा प्लस इंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा? महेंद्र।
यहाँ क्या है आ और यहाँ क्या है ई है, तो दोनों स्वर। अब वो किस प्रकार से हुआ है वो तो विस्तार से पढ़ेंगे अपन। तो इसका क्या हो जाएगा महेंद्र। तो कहने का मतलब ये है कि दो स्वरों का मिलन ही क्या होता है संधि कहलाता है। कौन सी स्वर संधि, दो स्वरों का मिलन ही स्वर संधि कहलाती है। तो पहली संधि अपन प्रारंभ करते हैं यण संधि। कौन सी संधि यण संधि प्रारंभ करते हैं अपन। वो जो बताई वो बिल्कुल सामान्य जानकारियाँ थी। अब अपना प्रकरण प्रारंभ होता है यहाँ से कि यण संधि। उसमें तो आपको क्या याद रखना है, उसमें आपसे पूछी जाने वाली चीज़ें परिभाषा पूछ सकता है, शब्द कौन सा है, पुल्लिंग है संधि शब्द, संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वही सम उपसर्ग हैं, दूधांग धातु हैं और की प्रत्यय से मिलकर संधि शब्द का निर्माण हुआ है। की प्रत्यय आने के कारण वह पुल्लिंग शब्द हैं। और परिभाषा है वर्ण संधानाम इति संधि। दूसरी पाणिनि जी के अनुसार परिभाषा है पर सनि कर्षः संहिता। इसके बाद कितने प्रकार की है संधि, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रकार की है या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रकार की है। नहीं, कोई ये पूछेगा कि भट्टो जी दीक्षित के अनुसार या फिर वरदराज आचार्य जी के अनुसार। आपसे तो केवल ये पूछेगा कि संधि कितने प्रकार की है, तो आपको बिल्कुल क्या लिखना है 3 प्रकार की। बस ये प्रश्न बनता है आपके कौन कौन सी है 3 प्रकार। स्वर संधि है जिसे अध संधि भी कहते हैं, हल संधि है व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। इस प्रकार फिर पूछेगा अध संधि स्वर संधि के कितने भेद होती हैं, कितने प्रकार हैं, ये भी बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि 8 प्रकार की होती है संधियाँ। अध संधि या स्वर संधि 8 प्रकार की होती है और आपके हैं केवल 5। आपके सिलेबस में 5 ही भेद दे रखे हैं, ठीक है। उनमें से पहला भेद पढ़ेंगे अपन यण संधि। अब बच्चों संस्कृत में तो सूत्र से चलेगा, इसलिए आपको सूत्र, यदि सूत्र याद हो गया तो संधि करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। जैसे मान लो यण संधि का सूत्र क्या होगा, इको यणची। इसका सूत्र क्या होगा इको यणची। यण संधि का सूत्र है इको यणची। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे यानी कि इसको तोड़ेंगे कैसे। जैसे मान लो एक, इसमें से एक निकल गया, ठीक है, फिर यण निकल गया और क्या बचा पीछे अच्छी। अच्छी का अर्थ क्या होता है वही अच, अच को बोलते हैं स्वर। इस सूत्र में से इको यणची सूत्र में से ये 3 शब्द निकले हैं, एक यण और अच। यदि ये तीनों आपको याद हो गए तो यण संधि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल याद हो गई आपको, समझ लो। जैसे इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इक में आएंगे ई। अब ई छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इक है तो फिर छोटी। जैसे इक में ई, फिर इसके बाद आता है ऊ, फिर इसके बाद आती है री और लृ का कोई भी दीर्घ नहीं होता। लृ अपने आप में एक ऋस्व है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो ई ऊ री लृ यानी कि ई ऊ री लृ, तो इक हो गई है। यण, तो यण में होगा य व र और ल। अब ये कब होगा, जब अच यानी कि पीछे अच हो। अच कौन से स्वर क्या होंगे पीछे स्वर, वो भी कौन से होंगे असमान, यानी कि इनके पीछे स्वर होंगे, वो भी कौन से होंगे असमान। क्योंकि मान लो अगर समान होंगे तो अकह सवर्ण दीर्घ में चला जाएगा। जैसे मान लो इधर भी आ गया इधर भी आ गया तो वह किस में चला जाएगा दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो इसमें क्या करना है अपन को यण संधि में इको यणची सूत्र लिखना है या याद करना है। ये अब इक से ये इक उतार दिया तो इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं ई ऊ री लृ, ठीक है। इसके बाद यण, तो यण में कौन से आते हैं य व र ल। फिर अची, वही अच यानी कि स्वर, वो भी कौन से होना चाहिए असमान। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको ये यण संधि पढ़ने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शुद्धि
धन उपास्य। क्या लिखा मैंने? शुद्धि धन उपास्य। अब अपन को क्या ये सूत्र क्या कह रहा है कि इक के स्थान पर यण, वो भी इक के स्थान पर यण होता है, कब होता है? अच यानी कि असमान स्वर हो। अब अपन को देखना है यहाँ पर और यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर क्या निकल रहा है? ई, वो भी कौन सी? बड़ी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ऊ। तो ये तो पता चल गया कि इधर ई है और इधर ऊ है, असमान स्वर हैं, यानी कि समान स्वर नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल देख लो, ई है तो ई के स्थान पर क्या करना है अपन को? ई के स्थान पर यह करना है, अगर ऊ होगा तो वह करना है, री होगा तो र करना है और री होगा तो ल करना है। तो यहाँ पर ई है तो ई का तो क्या बन जाएगा? जैसे मान लो ई निकला है यहाँ से, ये उपास्य का उपास्य हो गया यहाँ पर, और इधर ई निकलते क्या बच गया? शुद्ध। शुद्धि में से यानी कि ई निकल गया बड़ा, तो क्या बच गया? शुद्ध, ठीक है। अब ई का क्या बनेगा? ई का ये, तो मान लो यहाँ पर ये सु, ये दादा है, और ई का बना दिया अपन ने क्या? ये ए। ई का क्या बन गया? ये। ई के स्थान पर छोटी हो या बड़ी, ई के स्थान पर क्या होगा? ये, ठीक है। एक के बाद में फिर इधर क्या है? ये उपास्य। अब इनको मिलाना है, जैसे कि क्या होगा? ये सु दक आधा है सही, ये इसमें मिल गया ये भी क्या है? आधा, और इसमें ये मिल जाएगा ऊ, तो शुद्ध्युपास्य। बिल्कुल सीधी है कि शुद्धि धन उपास्य। शुद्धि में से या दी में से ए निकल जाएगी और उपास्य, और इधर शुद्ध आधा बच गया, तो शुद्ध इक का ए हो गया। किस सूत्र के अनुसार? कि इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण, तो इक के स्थान पर ये हो गया, ई के स्थान पर ये, ओ आएगा तो ओ वो हो जाएगा, री आएगा तो र हो जाएगा, री आएगा तो ला हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो इनको पीछे लिख लेते हैं अपन, यहाँ जगह हो जाएगी। असमान स्वर। जैसे मान लो मधु धन अरि, तो इसमें देखना है अपन को कि समान स्वर है क्या? यहाँ पर मधु ऊ स्वर है और यहाँ पर अ, तो समान तो नहीं है, अर्थात असमान है, ठीक है। अब क्या करना है? जैसे इसमें से ऊ, मधु में से ये ऊ निकल गया, ठीक है। तो इधर क्या बच गया? ये मध बच गया, इधर मध बच गया, और इधर बच्चों ये अरि, क्या बच गए? अरि। अब देखो भाई, इक के स्थान पर तो इक में यहाँ क्या है? ऊ, तो ऊ वाला देखें, ये ऊ छोटा हो या बड़ा, ऊ के स्थान पर क्या हो रहा है? व। ऊ के स्थान पर क्या हो रहा है? व। तो इस ऊ के स्थान पर अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर व कर देंगे, वो भी आधा, पीवर व्यंजन है मतलब, तो वह कर देंगे। जैसे यहाँ बच गए मध, बीच में धन, यहाँ बच गए अरि। अब इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ये म ध आधा है, इसे ये वो इसमें मिल जाएगा, ये पूरा हो गया, ये अ इसमें मिलते हैं, तो ये बन गया, क्या बन गया? मधु धन अरि से ये मध्वरी बन गया। वो किसकी सहायता से? इनकी सहायता से। यानी कि पूरे ये जो यण संधि हैं, इसमें ये फॉर्मूला ही काम आएगा। ये यदि आपको सूत्र याद है कि इक के स्थान पर यण होता है, तो फिर बिल्कुल आसानी से बना सकते हो आप। जैसे फिर अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर मान लो जैसे कि धात्री धन अंश, धात्री धन अंश है मान लो, तो कैसे बनाएंगे इनको? जैसे कि वो स्वर देख ही रहे हैं अपन, यहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी देखा। यहाँ पर री है, कौन सी? ये री, और यहाँ पर अ है, तो असमान स्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये आधा त बच गया यहाँ पे, तो ठीक है, क्योंकि री निकल गई, री थी इसलिए ये पूरा था, तो यहाँ आधा त बच गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर री, ये री, ठीक है, और इधर पीछे है अंश का अंश ही है,
अब ये री के स्थान पर क्या करेंगे अपन, देखिए वहाँ पर री के स्थान पर कर रखा है अपन ने र, तो इस री का क्या बन जाएगा यहाँ पर र, वो भी कौन सा, आधा। ठीक है, अब मान लो ये धात आधा है सही, और इधर पीछे ये अंश है सही। अब इनको मिलाना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा अपने धात त, ये आधा त है, अब इसमें र मिलेगा, क्योंकि हमेशा जो दीर्घ वर्ण होता है वह हमेशा नीचे मिलता है। जैसे ये र बड़ा है, आधा है या पूरा, क्योंकि इसमें ये अ मिल गया इसलिए पूरा हो गया, तो र यहाँ नीचे आ गया, और ये अ के साथ में ये भी आएगा अनुस्वार, तो ये धात्रंश क्या बन जाएगा, धात्रंश। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, ये याद करना है। लास्ट वाला लरी का भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ इनको मिटाना पड़ेगा, यहाँ दे रखा है इनका उदाहरण है कि लरी प्लस आकृति, लरी प्लस आकृति, तो इधर इधर अलग अलग है, असमान स्वर कह सकते हैं, असमान स्वर हैं। ठीक है, तो लरी का क्या करना है, देखिए वहाँ पर लरी का ल हो जाता है, तो ये लरी का अपन ने क्या कर दिया, ल आधा, पीछे क्या है, आकृति। अब इनको मिलाएंगे तो लरी यानी कि लरी में, अरे सॉरी, ल में आ मिलते ही क्या हो जाएगा, ला। लरी का तो ल कर दिया, और ल में आ मिलते ला, एक कृति, लाकृति। इस प्रकार से यण संधि में आपको क्या करना है कि इनको, ये जो फॉर्मूला है इनको याद करना है, इनसे आप अपनी यण संधि आसानी से सीख सकते हैं। अगले वीडियो फिर इनसे आगे फिर